नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ का जो गोहिल वंश पढ़ रहे हैं उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उससे पहले क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में राणा सांगा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, राज्याभिषेक कैसे हुआ है वहां से लगा के खानवा के युद्ध और उनसे संबंधित सारे फैक्ट पढ़े हैं। अब उनके बाद जब राणा सांगा के बाद एक थोड़ी सी रिक्तता आती है शासन में, जहां पे एक तो राणा सांगा के जस्ट बाद में उनके पुत्र रतन सिंह शासक बनते हैं। उसके बाद में देखो फिर जो है उनके बाद विक्रमादित्य बनते हैं। वैसे राणा सांगा के जो है 4 पुत्र थे और उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपन इस क्लास को शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, शादियों की सीजन है मुझे पता है, लेकिन देर सवेर देख लेना क्योंकि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी अपन 25वीं क्लास तक ही पहुंचे हैं, लेकिन बहुत कुछ अपन पढ़ चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही अपन चल रहे हैं। ठीक है भाई, क्लासेस शेयर करनी नहीं करनी, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन कम से कम आपकी नियमितता बनी रहे ये जरूर निश्चित करना। और अभी जो है बहुत जल्द आचार संहिता हट जाएगी तो आपके फॉर्म पशु परिचर के वो भी शुरू हो जाएंगे और किताब वगैरह जैसे आएगी तो बता दिया जाएगा। अभी समय लगेगा किताब में तो। ठीक है, चलिए, लेकिन पढ़ाई आपकी नियमित रूप से चल ही रही है। चलो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, उससे पहले अपन विक्रमादित्य और अपन को उदय सिंह पढ़ना है। रतन सिंह का तो एक छोटा सा शासन रहा है, प्रश्न वहां से ज्यादा बनते नहीं है तो इसलिए वहां पे अपन ज्यादा लोड लेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं एक बार कि राणा सांगा के बाद अपन ने क्या पढ़ा। राणा सांगा, सांगा के देखो पुत्र में यदि देखोगे आप तो रतन सिंह, एक तो रतन सिंह, एक भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये स्पेशली इतिहास में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जिसमें रतन सिंह है, राणा सांगा के बाद में रतन सिंह कुछ समय तक शासन करता है। ये भोजराज, मैं आपको बता दूं कि इनका विवाह आप लोगों ने सबने जो है इतिहास में एक नाम पढ़ रखा है, मीराबाई। ठीक है, तो मीराबाई से इन राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह हुआ था। ठीक है, खातोले के युद्ध में घायल होने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद में शासक बने हैं विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बाद में शासक बने हैं उदय सिंह और उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। तो अपन अब पहले पढ़ते हैं विक्रमादित्य और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उदय सिंह। ठीक है, दोनों के साथ साथ मैं बता दूंगा। फैक्ट जो है आपके सामने है और मैं साथ साथ जो स्टोरी या कोई आवश्यक जानकारी बताता हूं उसे ध्यान से सुन लिया करें ताकि वो आपके काम आएगी। ठीक है, बाकी फैक्ट आपके जो क्लास के अकॉर्डिंग है ना वो यहाँ पे मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो देखो, राणा विक्रमादित्य ये जो है हाडी रानी कर्मावती के पुत्र थे। हाडी रानी जहां आएगा ना, देखो हाडी रानी, अब विद्यार्थियों में पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं, या नए नए हैं या फिर वो ज्यादा चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं है। जहां हाडी रानी नाम आ जाएगा ना, वो सिर्फ एक ही हाडी रानी को जानते हैं विद्यार्थी के सहल कंवर, जिसने अपना सिर काट के दिया वही हाडी रानी। आप गलत है। हाडी रानी का मतलब है जो हाडोती से संबंधित राजकुमारियां थी जिन्होंने कहीं भी विवाह किया है वो हाडी रानी कहलाती है। ये प्रतीक है एक तरीके से हाडी रानी। अब जो शीश काट कर देने वाली हाडी रानी थी उनका नाम सहल कंवर था, ये ध्यान रखना है। यदि पूछे कि वो हाडी रानी जिन्होंने अपने शीश का दान दिया, शीश काट कर दिया अपने पति को, तो वो सहल कंवर है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि वही हाडी रानी इतिहास के अंदर। जब ऐसे कमेंट आते हैं या ऐसे विद्यार्थी पूछते हैं ना, तो मुझे एक तरीके से हंसी भी आती है, एक तरीके से गुस्सा भी आता है कि ये मतलब इतना ही नहीं समझते। इनको इतनी बार बताया मैंने कि हाडोती वाला कौन सा क्षेत्र है, आपको कई बार बताया कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मालवा के पठार वाला वो हाडोती है। वहां हाडावंशी चौहानों का शासन रहा है। वो हाडोती किस लिए कहलाया है, वहां की रानियां ये हाडी रानी कहलाती है। तो भी कहते थे गुरुजी आपको तो पता ही नहीं, आप हाडी रानी कह रहे हो, हाडी रानी तो सहल कंवर थी, आप यहाँ पे हाडी रानी पढ़ा रहे हो, गलत मत पढ़ाया करो भैया। जब इस प्लेटफॉर्म पे यहां आओगे तब पता चलेगा कि गलत क्या है सही क्या है। ये जीरो से लगाकर यहां तक आने में जो संघर्ष हुआ है और जो आप लोगों को अब दिखती है ये कि हाँ इतना सर के साथ में इतना ये है वो है, ये सब इतना फॉलोअर्स है वो है, लेकिन ये सारे जो है मैं तो अभी भी जमीन पे ही रहता हूं और वही रहना पसंद करता हूं। तो यहाँ पे आपको समझने की चीजें है कि हाडी रानी का मतलब है हाडोती की, तो कर्मावती भी हाडी रानी है। ठीक है ना, तो कर्मावती के ये पुत्र थे, देखो विक्रमादित्य भी और उदय सिंह भी। इसलिए जब एक बार बहादुर शाह का आक्रमण हुआ गुजरात वाले, तो इन दोनों को बूंदी भेज दिया था। अब बूंदी किस क्षेत्र में आया, कौन से क्षेत्र में आया, आपके हाडोती के अंदर, ननियाल भेज दिया था।
अब देखो राणा सांगा और कर्मावती के पुत्र थे, इनके समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। एक तो किया देखो 1533 के अंदर, तब जो है थोड़ा बहुत धनमाल देके और वापस इसको राजी खुशी करके भेज दिया, लेकिन 1534-35 में वापस आक्रमण करता है। जब यहाँ पे 1534-35 में आक्रमण करता है तो आडी रानी कर्मावती जो है ना, एक रक्षा सूत्र यानी कि एक राखी आप कह सकते हो, रक्षाबंधन हुमायूं को भेजती है। ये टाइम पीरियड था हुमायूं के समय का, हुमायूं के रक्षा के लिए, हुमायूं को भेजती है रक्षा के लिए। वो समय हुमायूं के लिए भी अच्छा नहीं चल रहा था, शेरशाह से संघर्ष का समय था, लेकिन हुमायूं जो है डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट होता था, वो समझ नहीं पाया, डिसीजन नहीं ले पाया। यदि लेता तो पूरे मेवाड़ का साथ मिलता उसे, तो वो तो वहां वैसे ही भटक रहा था, और यहाँ पे सहायता करता तो इनकी भी मदद हो जाती, तो जौहर नहीं करना पड़ता, साका नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो मदद नहीं कर पाया। तो 1534-35 के अंदर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण किया, और आक्रमण के समय मेवाड़ की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बाघ सिंह कर रहे थे। ये देवलिया के थे, देवलिया प्रतापगढ़, ठीक है, देवलिया के बाघ सिंह। अब क्यों इन्होंने नेतृत्व किया? क्योंकि विक्रमादित्य को और उदय सिंह को भेज दिया था कहां? बूंदी, इनके ननियाल, ताकि इनकी रक्षा हो सके। बाघ सिंह ने यहां पे पुरुषों का नेतृत्व किया है, और कर्मावती जो है वो महिलाओं का नेतृत्व किया ही है। बाद में जब स्थिति ये हो गई कि दुर्ग की रक्षा करनी मुश्किल थी, और ये जो सेना है वो हावी हो गई, हुमायूं का भी साथ नहीं मिला, कहीं से सहायता के कोई आसार नजर नहीं आए, तब जो है बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया, और यह कहलाता है साका। तो ये हुआ है आपके यहां पे दूसरा साका। तो ये मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ है? तो ये टाइम पीरियड है किसके समय हुआ है? तो बाघ सिंह और कर्मावती। चूंकि विक्रमादित्य अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको वहां भेजा गया था। फिर बाद में जो है 1536 में, फिर ये शासक तो देखो विक्रमादित्य था। 1536 में औरस पुत्र किसका? ये पृथ्वीराज सिसोदिया का औरस पुत्र था। किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया का। यहां पे आप स्पेशली लिख लेना, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, और इनकी मां का नाम था पुतलदे। पुतलदे, पुतलदे नाम की दासी थी पृथ्वीराज सिसोदिया के, उससे उत्पन्न ये पुत्र था बनवीर। तो ये जो है वैसे शासक नहीं बन सकता था क्योंकि दासी पुत्र था, लेकिन इसने क्या किया? शासक बनने के लोभ में विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह की हत्या करने की तरफ बढ़ा ही था। उदय सिंह उस समय ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन उदय सिंह की एक दाई मां थी जिनका नाम था पन्ना दाई। क्या नाम था? उदय सिंह की दाई मां का क्या नाम था? पन्ना दाई। इस पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया, और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर एक व्यक्ति था किरत बारी, जो झूठी पत्तले उठाता था दुर्ग की, उसकी टोकरी में डाल के और कुंभलगढ़ जो है उदय सिंह को भेज दिया। कुंभलगढ़ में आशा देव जो था, आशा देवपुरा, उन्होंने जो है इनकी रक्षा की, और इस तरीके से उदय सिंह जो है सुरक्षित बच गया। ठीक है, तो उदय सिंह बाद में फिर शासक बनता है। यहाँ पे अपने पुत्र के बलिदान देने के कारण पन्ना दाई जो है राजस्थान के इतिहास में अमर हो गई। अभी हाल ही में कमेरी, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये कमेरी की थी, तो कमेरी के अंदर पन्ना दाई का स्मारक पेनोरमा भी बनाया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखनी है, और नोट कर पाओ तो कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से बताइए मैंने, तो नोट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, अब बनता है उदय सिंह शासक। इसके बाद में विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह शासक बनता है। तो ये किसका पुत्र है? ये भी राणा सांगा और कर्मावती के पुत्र है। ठीक है, अब अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से करवाया है, और इसी जयवंता बाई से उत्पन्न होंगे महाराणा प्रताप। जयवंता बाई जो है मेवाड़ की कह सकते हो आप, राजस्थान की जीजाबाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये जो है जयवंता बाई से महाराणा प्रताप का जन्म होगा। अब देखो उदय सिंह में जो ध्यान रखना है, 1540 में मावली के युद्ध में बनवीर को हराया, क्योंकि 1536 में जो है विक्रमादित्य को मारकर ये यहाँ पे शासक बन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे शासक बन चुका था। ये तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया है इसने यहाँ पे शासक बनने के बाद में, बाकी ज्यादा कुछ बड़ा काम किया नहीं बनवीर ने। ये ध्यान रखना, मावली के युद्ध में बनवीर को हरा के मेवाड़ को वापस जीता है। इसमें मेवाड़ के सामंतों ने उदय सिंह को मदद की है। ठीक है, 1544 की बात है कि 1544 में जब शेरशाह मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा था, तो शेरशाह के आक्रमण चित्तौड़ पे हुआ नहीं था अभी तक। आक्रमण होने से पहले ही उदय सिंह ने देखा कि भाई स्थितियां अभी सही नहीं है, अभी पीछे पीछे अपने जो है जौहर हुआ है, साका हुआ है, तो भाई मेवाड़ की स्थितियां सही नहीं है, ये मेवाड़ के हित में नहीं रहेगा कि यदि हम इनसे अभी युद्ध करें।
तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि सोच विचार करके और थोड़ी सी मतलब आगे जाके ही जहाजपुर के पास जाके शेरशाह के जो है दूत को, जो इनका जो शेरशाह का आप कह सकते हो दूत या संदेशवाहक या जो भी, उसको चित्तौड़गढ़ दूर की चाबियां सौंप दी। एक तरीके से ये क्या थी, अधीनता स्वीकार करना। यानी कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने किसी की अधीनता स्वीकार की या अफगानों की अधीनता स्वीकार की, ये कह सकते हो आप। ये कौन था, अफगान था। अफगानों की अधीनता स्वीकार की वो उदय सिंह था। इसी कारण उदय सिंह को इतिहास में आलोचना का शिकार होना पड़ा। कई इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा से लगाकर महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह एक कमजोर कड़ी थी, कमजोर शासक हुआ है। इस तरीके की आलोचना का भी शिकार होना पड़ा है। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उदय सिंह लड़ने में समर्थ भी नहीं था। दो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये 1544 की बात है ये, ठीक है। हरमाड़ा का एक युद्ध हुआ। अब हरमाड़ा का युद्ध क्यों हुआ है ये भी देखो। एक पातर थी जिसका नाम था रंगराय। रंगराय नाम की एक सुंदर पातर थी, पातर के दासी कह सकते हो आप, जो पसंद आ गई उदय सिंह को। उदय सिंह ने एक समझौता किया यहाँ के हरमाड़ा का जो हाजी खां पठान था, ठीक है। ये यहाँ पे मैं रंगराय वापस लिख देता हूं एक बार, रंगराय पातर, ठीक है। हाजी खां पठान था, इससे समझौता किया था। किसी समझौते के तहत की रंगराय जो है उदय सिंह को दी जाएगी, और रंगराय ये पातर जो है बहुत प्रसिद्ध और सुंदर थी, ये दी नहीं हाजी खां पठान ने। तो यहाँ पे जो है इनकी भी युद्ध हो गया। अब इसमें हाजी खां का साथ दिया है मारवाड़ के मालदेव ने, और इनकी संयुक्त सेना से जो है उदय सिंह पराजित हुआ है। ये समय है 1557 का। हरमाड़ा का युद्ध हुआ है 1557, ठीक है। यह हरमाड़ा का युद्ध, पूछते क्या है हरमाड़ा के युद्ध में, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, यही पूछ लेना, कब और किसके बीच। तो ऐसे समझा जाता है, बहुत गहराई से पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे अपन को कई जने विद्यार्थी होते हैं, सर फलानी चीज नहीं बताई, सर ढिकनी नहीं बताई। तो यह है कि एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग चली जाए क्लास से, जो भी टीचर देते हैं ना। अब ये नहीं है कि मैं आपको पशु परिचर के बैच में आपको जो है आरएस मेंस के लेवल की पढ़ाऊंगा। यदि आप वो सोच के पढ़ते हो तो आप गलत, मैं गलत नहीं हूं अपनी जगह। मैं पशु परिचर के बैच में भी यदि आप देखोगे ना, तो एक बहुत अच्छे स्तर को लेकर चल रहा हूं, और बताता मैं सारी चीजें हूं। नोट वही लिखवा रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो मैं तो भर के मैटर दे दूंगा आपको। या मैं क्या, आप कहीं से भी नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारा मैटर मिलेगा। लेकिन पढ़ाई उसे कहा जाता है जो सिलेक्टिव पढ़े और उसमें से सवाल बने। यही एग्जाम अप्रोच कहलाती है। तो इसलिए जिसके मन में शंकाएं आती है कि सर हमें वो नहीं बताया, या ये बताना चाहिए था, वो बताना चाहिए था, फलाने टीचर ने वो बताया, फलानी बुक में वो है, तो आपको वहां से पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक स्तर लेके चलता हूं, और अभी तक का जो अनुमान और अभी तक का जो स्तर रहा है, हजारों सिलेक्शन में इन एग्जाम अप्रोच वाली क्लासेस की होड़ अभी तक तो कोई नहीं कर पाया। बढ़ाई नहीं है, बस ये है विश्वास है, ठीक है ना। बढ़ाई करने में कोई मतलब नहीं, बढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए, विश्वास है। तो हर क्लास का एक स्तर होता है, जिस एग्जाम के स्तर के अनुसार मैं चलता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान रखना, हरमाड़ा और रंगराय पातर ध्यान रख लियो। अब देखो 1567-68 की बात है। अब मुगल शासक थे वहां पे, इस समय मुगल थे, और यहां पे अकबर शासक बन चुका था। वहां पे अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़गढ़ पे। इस समय जो है मेवाड़ के सामंत उदय सिंह से कहते हैं कि उदय सिंह जी, यहां पे भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मेवाड़ के वंश को जीवित रखना बहुत जरूरी है। आप जो है जंगलों में चले जाइए, और जयमल और फत्ता यहाँ पे इन्होंने जो है बागडोर संभाली थी यहाँ की। हम दुर्ग की रक्षा करेंगे और हम चित्तौड़ के यहाँ की जनता की रक्षा करेंगे। इन्होंने दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ का लिविंग फोर्ट था। लिविंग फोर्ट मतलब रहवासी किला था। तो वहां पे अन्न उगाए जा सकते हैं, पानी है अंदर, दुर्ग के दरवाजे जब तक नहीं खुले ना तब तक कोई रिस्क नहीं है, भले सालों साल निकल जाए। जयमल और फत्ता ने बागडोर संभाली और उदय सिंह को जंगलों में भेज दिया, वहां पे सुरक्षित। अब यहाँ पे जो है अकबर घेरा डाल के रखता है। यहाँ पे अकबर की सेना घेरा डाल के रखती है, लेकिन कोई हासिल होता नहीं। तब इन्होंने क्या है, अकबर के यहाँ पे ये बारूद का प्रयोग करते थे, तोप खाने का, है ना। हालांकि ये भी बंदूक उस समय थोड़ी बहुत तो चलाते थे, लेकिन इतनी नहीं थी। इन बारूद के प्रयोग से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुरंग बना के उसमें बारूद बहुत सारा भर के और एक दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया। टूटी नहीं थी, थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई थी। एक समय रात का समय था, जो जयमल जो था ना, ये दीवार की, चित्तौड़ दुर्ग के दीवार की मरम्मत कर रहा था, और अकबर को पता चल गया। किसी ने कहा कि यही जो है सेनापति है, इसी के नेतृत्व में यहाँ पे सेना जो है अपने ये रोक कर बैठी हुई है।
इसकी अकबर की क्या कहते हैं, अकबर की एक बंदूक थी बहुत प्रसिद्ध, जिसको यदि पूछ ले ध्यान रखना, अकबर की एक बंदूक थी, किसकी, यहाँ आगे मैं बता देता हूं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ब्लैंक स्लाइड ला रहा हूं एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूं। देखो अकबर की एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। ये संग्राम क्या है पता है, बंदूक थी, बहुत ऐसी लंबी आती थी खूब सारी, और अकबर की मतलब इसका निशाना बहुत सटीक बैठता था, तो अकबर ने इस बंदूक से निशाना लेके जयमल के ऊपर साधा है, और जयमल के जो है पैर में गोली लग जाती है, जयमल हो जाता है घायल, मरता नहीं है वहां पे लेकिन घायल हो जाता है। अब उस समय पैर में गोली लगना यानी कि देखो बहुत बारूद वारूद होता था, तो उस समय बहुत क्षतिग्रस्त, चल नहीं सकता था वो, उसका वो पैर तो मतलब समझो गया, ठीक है। अब उस समय यहां पे जो है स्थिति हो गई कमजोर, अब अंदर भी थोड़ी सी अफरा तफरी सी हुई, रसद सामग्री से वगैरह ऐसा कुछ समस्याएं हुई, और फिर जो है दूर की दीवार भी क्षतिग्रस्त, ये घायल हो गए, फिर आमने सामने की लड़ाई करना अनिवार्य हो गया था। जब आमने सामने की लड़ाई हुई है तो यहाँ पे मेवाड़ का जो नेतृत्व जो कौन कर रहे थे, मेवाड़ के नेतृत्व में स्पेशल जो आपको याद रखने हैं, एक तो जयमल, ठीक है, एक फत्ता या पत्ता आप कह सकते हो, ठीक है, और एक कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। ये कल्लाजी राठौड़ जो है ना, ये जयमल राठौड़ इनके भतीजे थे, जयमल राठौड़ इनके ताऊ जी थे, ठीक है। उस समय जब युद्ध आमने सामने का होता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ये लड़ते हैं, मेवाड़ी शासक और मेवाड़ी सारे सेनापति, इधर से भी भीषण प्रहार होता है। उस समय जयमल क्योंकि पैर में गोली लगी चल नहीं सकते थे, लेकिन कल्लाजी ने क्या किया कि अपने ताऊ को अपने कंधों पर बिठा दिया, दोनों हाथों में तलवार, इधर कल्लाजी के भी हाथों में तलवार, और धड़ाधड़ सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ रहे। दूर से देखने पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई हाइड्रोलिक वाली मशीन है ऐसी लगा दी, जिन्होंने जो गाजर मूली की तरह सैनिकों को काट रही है। भाई मुगल सैनिक जीता भी आनी, बा में एक डर बैठ को कि भाई साहब अपने साथ तो धोखा हुआ, कि क्या धोखा हुआ, कि अपन को तो पता ही नहीं था कि इधर तो देवता उतार दिए इन्होंने युद्ध करने के लिए, अपन ने तो सिर्फ सोचा था कि पीर होते हैं, देवता होते हैं, अपन ने देखे नहीं, और ये तो देखो देवता ही उतार दिए, 4 हाथ वाले देवता है, 2 सिर और 4 हाथ वाले, दूर से ऐसे दिख रहा था। अब कोई आदमी तो हो नहीं सकता जिसके 2 सिर है और 4 हाथ है, या क्या 2 सिर और 4 हाथ वाला देवता उतार दिया है, तो अब तो अपा कौन बच सका। और दूजो को क्या देवता को नहीं है, अनपढ़ की मशीन है हाइड्रोलिक वाली एडी, अपा तो खाली बारूद बारूद करता है, तो मशीनरी मशीना उतार दी, अब तो अपा कहीं बच कौन सका। भाई बाहुबली में देखा ना, वो खच 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 काटने वाली वो लेकर जाता भल्लाल देव मशीन, तो यहाँ पे भी ये ऐसी ही स्थिति थी। पास आए तब पता चला कि ये तो 2 जने हैं जो ऊपर बिठा रखा है ऐसे। बहुत जो है वीरता के साथ में मेवाड़ी शासक लड़ते हैं, और जयमल पत्ता और ये सब यहाँ पे शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर इनकी लड़ने की क्षमता से इतना प्रभावित हुआ कि इसने जो है अपने आगरा के किले में, किसने, अकबर ने, आगरा दुर्ग में गजारूढ़, क्या लिखोगे, गजारूढ़, गजारूढ़ मूर्तियां, किसकी, जयमल और पत्ता की, जयमल और पत्ता या फत्ता जैसे भी लिख दूं ना मैं, दोनों एक ही है, पत्ता की लगवाई, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जो है आगरा दुर्ग के जो है बाहर लगवाई, किले के गेट के पास, और ऐसी ही इनकी मूर्तियां जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग के बाहर भी लगवाई गई, वहां भी लगी हुई थी। ये गजारूढ़ मूर्तियां औरंगजेब बाद में तोड़ो फोड़ो अभियान का नेतृत्व करता था वो, उसने तोड़वा दी थी। तो इस तरीके से 1567-68 में ये दूसरा साका हुआ, तीसरा साका हुआ, दूसरा नहीं 3 साके हुए हैं चित्तौड़ के, ये हुआ है, ये देखो फिर हुआ है ये तीसरा साका यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए यहां तक याद। फिर इसके बाद में जो है थोड़े बहुत छोटे मोटे संघर्ष हुए हैं, फिर बाद में वापस यहाँ पे क्या कहते हैं कि उदय सिंह का अधिकार होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, और 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1572 होली के दिन गोगुंदा में इनकी हो जाती है मृत्यु। गोगुंदा में इनकी मृत्यु जब होती है, इसी दिन इनकी एक प्रिय रानी थी जिनका नाम था धीरबाई जी। धीरबाई जी के कहने पर, पटियानी कहते थे क्योंकि भाटी वंश की रानी थी,
धीरूभाई जी के कहने पर इन्होंने महाराणा प्रताप योग्य थे, बड़े थे, उसके बावजूद जगमाल को जो है अपना उत्तराधिकारी चुना था, इससे पहले ही चुन लिया था। तो यहाँ पे जो है बाकी मेवाड़ के सारे सामंत तो ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप बनेंगे, तो यहाँ पे तो जगमाल का राज्याभिषेक होता है और उधर गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सामंत कर देते हैं। तो इसे, क्योंकि यहाँ पे जगमाल का हुआ है, वहां महाराणा प्रताप का हुआ है, इसे राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना गया। फिर बाद में महाराणा प्रताप का व्यवस्थित राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। तो यहां तक आपको उदय सिंह के बारे में ये जानकारी ध्यान रखनी है। अब अपन बढ़ रहे हैं कहां, महाराणा प्रताप की तरफ। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपको कल काफी सारी अपन ने पीडीएफ उपलब्ध करवा दी है ना, तो अब आप बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब आएगा अपा महाराणा प्रताप पढ़ने। ठीक है, एक बार गढ़ोत्तर कर दूं, प्रस्थान पढ़ा दूं। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध। देखो पहले तो अपन बेसिक जानकारी नोट कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप की आपको बेसिक जानकारी क्या ध्यान रखनी है। तो महाराणा प्रताप का जन्म पूछे तो आपको ध्यान रखना है 9 मई 1540। 9 मई 1540। मृत्यु पूछे तो 19 जनवरी 1597। 1597। यदि इसे विक्रम संवत में बदलोगे तो विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे बढ़ता है। ठीक है, विक्रम संवत, तो इसमें 57 जोड़ोगे ना तो 1597 ही आएगा। एक बार कैसा प्रश्न बना कि राजस्थान का वह शासक कौन था जिसका जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ है और मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई है। अब जो भाई साहब ढंगो नहीं पढ़िया है या कोई मास्टर नहीं मिलियो ढंगो, बाण विकेट उड़गा कि ये कैसा प्रश्न है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है ऐसे करके, जबकि उसका उत्तर ये महाराणा प्रताप था। ठीक है, चलिए पिताजी कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह। माता का नाम जयवंता बाई। ठीक है, राज्याभिषेक। अब देखो राज्याभिषेक जो है वैसे 28 फरवरी 1572 में ही हो गया है। 28 फरवरी 1572, यहां पे मैं लिख लेता हूं 1572 गोगुंदा में, लेकिन फिर व्यवस्थित हुआ बाद में कुंभलगढ़ के अंदर। समकालीन मुगल शासक अकबर। ठीक है, चलिए ये एक बार जानकारी नोट कर लेना, मैं और भी कुछ बेसिक जानकारी लिखवा रहा हूं आपको। अब देखो एम भाई तो यूं काना कल्ला एड़ा और भी हाल, लेकिन दो ध्यान में रखना है अपार। एक तो शक्ति सिंह, ठीक है, एक तो शक्ति सिंह और एक जगमाल, ए ध्यान रख लियो, क्योंकि ए दोनों यानी शक्ति सिंह और जगमाल दोनों जो है ए चला गया कि मुगल दरबार में चला गया, क्योंकि अटे मतलब दाल निकली, अटे शासक नहीं बनन मिलियो, तो ये चले गए वहां मुगल दरबार के अंदर, वहां पे चले गए। चलिए पत्नी, वैसे तो देखो पत्नी यदि आप देखोगे तो इनके भी बहुत सारी पत्नी थी, अजब दे पंवार थी और छीहरबाई जी वगैरह और थी, लेकिन यहां पे आप एक बार अजब दे लिख देना, वैसे बहुत ही पूछते नहीं है पत्नी। पुत्र अमर सिंह, पुत्र अमर सिंह। घोड़ा ये पूछा जाता है चेतक। ठीक है, हाथी राम प्रसाद। इन दोनों की भी अलग ही स्टोरी है, अलग ही लीला है, मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं इनके, देख लेना आप। प्रमुख युद्ध, अब प्रमुख युद्ध में यदि आप देखोगे तो हल्दी घाटी सबसे प्रमुख युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध, वैसे दिवेर का युद्ध है, तो दिवेर के युद्ध में नेतृत्व तो अमर सिंह ने किया था। ठीक है, हल्दी घाटी और दिवेर। यदि आप उपाधियों की बात करें तो देखो इनको बचपन में कीका कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, कीका कहकर तो पुकारते ही थे, साथ ही साथ ध्यान रखना इन्हें कहा जाता था हिंदुआ सूरज। वैसे मेवाड़ के सारे शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे, लेकिन इनको स्पेशली कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था मेवाड़ केसरी। क्या कहा जाता था? मेवाड़ केसरी कहा जाता था। और इन्हें गुहिलोत राणा के नाम से भी जाना जाता था, गुहिलोत राणा आदि। ठीक है, छतरी इनकी जो है वो बांडोली, केजड़ बांध के किनारे। ये स्पेशली अपन छतरियों में और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ये वर्तमान में जो है सलूम्बर जिले के अंदर आ गई। ठीक है,
चलिए एक बार नॉर्मल ये जानकारी, अब ये महाराणा प्रताप की नॉर्मल जानकारी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल जानकारी नोट करो। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं हल्दीघाटी के युद्ध की तरफ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब महाराणा प्रताप शासक बने हैं, अब सामने यहाँ पे मेवाड़ में जो है प्रबल शासक बन चुके महाराणा प्रताप, और उधर अकबर को यह सहन नहीं होगा कि उनके ही समान कोई वहां शासक बन रहा है और वो राज कर रहा है। इसे दिखती बात है कि मुगल सम्राट, यदि कि यह देखा जाए तो भारत का सम्राट वहां दिल्ली में बैठा है, तो वो यही प्रयास करेगा कि सभी उसकी अधीनता स्वीकार करें। तो यहाँ पे प्रयास करने जो है अकबर शुरू कर लेता है। इन प्रयासों को शुरू करता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है इनका क्रम क्या करता है, कि अलग अलग व्यक्तियों को भेजता है। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास अलग अलग व्यक्तियों को संधि प्रस्ताव लेके भेजता है, आप अधीनता स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। तो यहाँ पे 4 प्रयास किए गए हैं। कितने? 4 प्रयास हुए हैं अकबर द्वारा। ठीक है, 4 प्रयास की ट्रिक है JMBT। क्या ट्रिक है? JMBT। देखो JMBT, ये है 4 प्रयास। अब इसमें जो है ये जलाल खां कोरची सबसे पहले, क्योंकि इसमें क्रम पूछा जाता है। क्या है? जलाल खां, यही याद रखना, जलाल खां कोरची है पूरा नाम। यहां पे भेजा गया मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये 4 प्रयास किए गए। ये सबसे पहला प्रयास 1572 में ही है, फिर 1573 के अंदर है, फिर ये भी 1573 के अंदर है, और ये भी 1573 के अंदर। ठीक है, अब देखो जलाल खां कोरची आया सबसे पहले। महाराणा प्रताप मना कर दियो कि आप अधीनता बदीनता स्वीकार कौन करी जाए, तेरे राजा में ताकत हुए तो कहना आ जाए कि युद्ध लड़ना बढ़िया तरीके जो जीत जाए, जो शासन करी। ठीक है, अधीनता बदीनता की बात नहीं करनी, एक खोटी बात है, कोई बात नहीं। अकबर ने सोचा कि मैंने यहाँ पे जो है मुसलमान व्यक्ति को भेजा है, तो क्या पता भाई महाराणा प्रताप को इससे संधि करना अच्छा नहीं लगाओ, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हिंदू शासक को भेजता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि कछवा वंश का, मतलब यूं कहा जाए राजकुमार कहा जाएगा, क्योंकि राजा तो था भगवंत दास उस समय, तो कछवा वंश के राजकुमार मान सिंह को भेजा। मान सिंह के हिंदू राजा है तो अपन मान सिंह को भेजते हैं। ये कहा जाता है, कई जगह इन मान सिंह की मुलाकात के बारे में अलग अलग जगह पर बताते कि अलग अलग जगह इनकी मुलाकात, लेकिन ये कहा जाता है कि उदय सागर झील के पाल के किनारे मुलाकात हुई। अब इसमें भी बहुत सारे मत है, इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहता है मान सिंह और अकबर की मुलाकात, मान सिंह और प्रताप की मुलाकात हुई नहीं, कोई कहता हुई, कोई कहता अमर सिंह से हुई मान सिंह की मुलाकात। तो जो ज्यादा मान्य है वो ये है कि मान सिंह और प्रताप की मुलाकात नहीं हुई, मान सिंह से मिलने आए अमर सिंह। तो मान सिंह ने कहा कि भैया पिताजी कहाँ है, तो वह कह दिया कि पिताजी तो बीमार है। इतने में मान सिंह जो है इस बात को समझ गया कि हमारे जो है संबंध मुगलों से हुए हैं, वैवाहिक संबंध, इसलिए महाराणा प्रताप हमसे मिलना नहीं चाहता। ये बात उसके कान में किसी ने डाली भी थी। तो मान सिंह वहां पे गुस्सा हो गया, और मान सिंह वहां से जाते समय कहता है कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, बहुत जल्द मैं लौटूंगा और आपके पिताजी का इलाज करने के लिए आऊंगा। अमर सिंह कम थोड़ी है। अमर सिंह कह दियो भैया आप भी आना और आपके फूफा जी को भी लेकर आना, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये मुलाकात, मतलब इसमें बहुत सारे इतिहासकार मतभेद है, चलता रहता है। फिर अकबर को लगा कि शायद मैंने राजकुमार को भेज दिया इसलिए प्रताप ने मुलाकात नहीं की, चलिए कोई बात नहीं, इनके पिताजी को राजा को ही भेजा जाए। भगवंत दास को भेजा, लेकिन फिर भी नहीं माने। ठीक है, उसके बाद में टोडरमल को भेजा, तो टोडरमल से भी ये नहीं माने, और अंतिम जो इलाज था वो यही था कि अब युद्ध होगा। तो ये 1572-73 की बातें हैं, लेकिन युद्ध जो हुआ है वो हल्दीघाटी का युद्ध 1576। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो युद्ध की तैयारी हो चुकी। हल्दीघाटी का मैदान जो है रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। उधर से मुगल सेनाएं आ गई, इधर से ये भी सारे तैयार थे। युद्ध की 2 डेटें चलती है इतिहास में। ठीक है, वैसे जो सर्वमान्य और ज्यादा जो मानी जाती है इतिहासकारों में, वो जो डेट है वो है आपकी 18 जून 1576। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1576। यदि अपन हिंदी माह के अनुसार देखें तो आषाढ़ बदी सप्तमी विक्रम संवती 1633। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि पूछे, सिर्फ और सिर्फ गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे, तब आपको 21 जून ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि भाई हल्दीघाटी का तंग दर रहा था, वहां से सेनाएं आई, यहां से आई, इतने में समय हो गया, और इस चक्कर में जब आमने सामने जब भिड़ी है तब तक 21 जून हो चुकी थी।
तो इनका कहना है कि 21 जून को यह युद्ध हुआ है। बाकी सारे के सारे जो डेट मानते हैं वो 18 जून 1576। सिर्फ गोपीनाथ शर्मा पूछेंगे तब आप क्या करके आएंगे, 21 जून 1576। ठीक है, अब यहां से जो है महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो भी आ चुकी, मैदान में डट चुकी, और यहां से जो है मुगलों की सेना आ चुकी। मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। मान सिंह का साथ देने के लिए आसफ खां भी था यहां पे साथ में, लेकिन जो मान सिंह जो है बागडोर संभाले हुआ था। अब देखो, मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, और यहां पे राजपूतों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हाकिम खां सूरी अफगान, यानी कि मुसलमान। कल मैंने एक क्लास में देखा, 2 जनों को टाइम आउट किया, मुझे बहुत बुरा लगा कि वो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक बातों को लेकर एक दूसरे पर छींटा कैसे कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए, आप मुझसे पढ़ रहे हो और उसके बावजूद ऐसी बात करते हो, तो इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। मैं ऐसा स्टूडेंट स्वीकार कर ही नहीं सकता जो इन बातों में उलझते हैं। मैंने कभी इस चीज को तुल नहीं दिया। कई विद्यार्थी मुझे पूछते हैं सर आपकी जाति क्या है, मैं कहता हूं मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी सिर्फ एक जाति है शिक्षक, और आपकी सिर्फ एक जाति है विद्यार्थी। यदि मैं जातियां देखकर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? मैं धर्म देखकर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? किसी शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, किसी शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, उससे पूछते हो ना तो वो भी गलत है, ये ध्यान रखना। जाति पूछेंगे कब? मुझे किसी कोई मेरे घर पे शादी संबंध के आपको रिश्ते थोड़ी भेजने हैं, तो आप उसमें पढ़ते हो धर्म। अरे धर्म के नाम पे तो राजनेता बांट कर खा गए देश को। आप जो शिक्षित वर्ग हो वो इसमें पढ़ते हो, संप्रदाय में सांप्रदायिक भेदभाव करते हो। इस बार तो सिर्फ टाइम आउट करवाया था, अगली बार वंचित कर दूंगा। जीजीडी की किसी भी सेवा से आपको ऐसी बात करने पर आपको सेवाएं नहीं दी जाएगी। न सिर्फ चैनल की आप क्लास नहीं देख पाओगे, आप टेलीग्राम पे कुछ भी सामग्री या कुछ भी सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं होगी यदि हमने यहां से एक्शन लिया और हमने कह दिया बुक सेलर को। इसलिए जातिवादी बातें, सांप्रदायवादी बातें, ये कोई भी विद्यार्थी भूल के भी इस प्लेटफॉर्म पे तो कतई नहीं करे, क्योंकि हम भी इसको समर्थन नहीं करते हैं। यदि आगे जाकर बढ़िया समाज का निर्माण करना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना, मानव समाज सर्वोपरि है। इसलिए कभी भी मैंने देख लिया कि कोई ऐसा कमेंट कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है, बिना अपील दलील के सीधा ब्लॉक करके सारी सेवाएं हमारी तरफ से हम रोक देंगे, फिर आपकी मर्जी पड़े जहां से आप पढ़ो। ठीक है, यहां पे देखो कितने इतिहास में बढ़िया उदाहरण पेश हुए हैं। मुगलों का नेतृत्व करने वाला हिंदू है और हिंदुओं का नेतृत्व करने वाला मुसलमान है, यानी कि वो ही नहीं मानते थे इन चीजों को। तो भाई व्यक्तियों में हो सकते हैं मतभेद, लेकिन इन चीजों से मतभेद और आपसी जो है ये चीजें नहीं बटनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये ध्यान रखना। देखो, अकबर और प्रताप की सेना के मध्य लड़ा गया, लेकिन अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह था। प्रताप की सेना के हरावल में जब कोई सेना लड़ती है, मान लीजिए यहां से ऐसे लड़ रहे हैं, ठीक है, ये सेना इस तरीके से खड़ी है, इस दिशा में खड़ी है सेना, ठीक है, इस दिशा के अंदर खड़ी है। अब यहां पे हरावल का मतलब होता है जो अग्रिम पंक्ति होती है, ठीक है, सेना की जो अग्रिम पंक्ति होती है वो कहलाती है हरावल, ठीक है, और सबसे पीछे वाले जो भाग होता है वो चंद्रावल कहलाती है। इस तरीके से सेना की सजावट की जाती है, ठीक है ना, सजावट की जाती है, यहां से ये लड़ेंगे वहां से वो लड़ेंगे, ये सजावट की जाती है। तो प्रताप की सेना का जो हरावल का सेनापति था यानी कि अग्रिम, वो हाकिम खां सूरी था। सूर यानी कि अफगान, हाकिम का सूरी यहां से नेतृत्व कर रहा था। अब यहां पे हल्दीघाटी के युद्ध के बहुत सारे उपनाम चलते हैं, ठीक है, कई जनों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग उपनाम अलग अलग कहे हैं। जैसे हल्दीघाटी का युद्ध है, ये सीधा का सीधा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड। गोगुंदा का युद्ध कहा है वो बदायूनी ने कहा है। किसने? बदायूनी। कहते हैं कि बदायूनी जो था वो प्रत्यक्षदर्शी था। खमनौर का युद्ध, ये खमनौर कर देना, खामनौर नहीं है, खमनौर का युद्ध कहा है इसे वो अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल, ठीक है। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली ये कर्नल जेम्स टॉड ही कहते हैं, कर्नल टॉड लिख देता हूं। और इसके अलावा भी अन्य नाम भी है, जैसे हाथियों का युद्ध, बनास का युद्ध, क्योंकि बनास बेसिन था ये, तो ये भी हल्दीघाटी के युद्ध को कहा जाता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाली चीजें है, ये कंफ्यूज करती है, क्योंकि हमें भी हमारे कंपटीशन के टाइम में कंफ्यूज किया था, तो हमें पता है कि अन्य विद्यार्थियों को होती है। तो जहां पे हल्दीघाटी सीधा पूछे और मेवाड़ की थर्मोपल्ली पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड तो है ही, कंफ्यूजन होता है इसमें गोगुंदा का युद्ध और खमनौर के युद्ध में। तो देखो, गोगुंदा में युद्ध में आप यहाँ पे बिंदी लगा दोगे तो भी गोगुंदा पढ़ा जाएगा, और यहाँ पे बदायूनी में मैंने स्पेशली बिंदी लगाई है, ठीक है। खमनौर के युद्ध में देखो ऊपर कहीं यहाँ पे बिंदी कहीं नहीं लगी हुई, अनुस्वार यहाँ पे भी कहीं नहीं लिखी हुई। यदि खमनौर में देखोगे खमनौर, ठीक है, ये लिखा अपन ने खमनौर, और ये लिखा अपन ने अबुल फजल,
ठीक है, दोनों के अंदर देखो पहले अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो खमनोर के अंदर अबुल फजल डायरेक्ट याद रह जाए। ठीक है, बंदा यूनी कोगुंदा बंदा यूनी याद रख लोगे तो भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट फिर लेके चलता हूं आपको सीधा हल्दी घाटी के मैदान। देखो अब हल्दी घाटी के मैदान के अंदर ये जो स्थिति है, ये मैंने अभी आपको हरावल चंद्रावल जो बताया है शॉर्ट में, ये महाराणा प्रताप की सेना की स्थिति है और आने वाले समय में इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए। ठीक है, अब यानी कि ये हरावल क्या है, अग्रिम पंक्ति है। क्या है, अग्रिम पंक्ति, यानी कि सबसे आगे वाली जो हिस्सा है, सबसे आगे वाली। अब सेना इस तरीके से खड़ी है ऐसे, तो सबसे आगे वाली जो है वो हरावल है, पीछे चंद्रावल है। इसके अलावा यहां पे आप देखोगे तो वाम यानी कि अपने बायां पार्श्व है और यहां पे दाया, ये देखो दाया हो गया, ये हाथ दाया, ये दाया, ये इस तरीके से स्थिति है। बीच में कौन है, यहां पे महाराणा प्रताप। अब एक विद्यार्थी कहता हूं कि गुरुजी बीच वाले भाग ने ढोलान किया करे, क्या एक जना क्या कहता है कि बीच वाले भाग को ढोलान कहते थे। मैंने पिछली बार पढ़ाया जब एक विद्यार्थी ने कहा भैया बीच वाले भाग को ढोलान नहीं कहा है, जहां पे महाराणा प्रताप रुके हुए थे सेंटर में उस गांव का नाम ढोलान था। इतिहास के आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, जब ये बारीकी आपको निकल के सामने आएगी, ढूंढ लेना भले उस गांव का नाम ढोलान था। ठीक है, बीच वाले भाग को कुछ नहीं कहा गया, ढोलान नहीं कहा गया। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखो यहां पे चंद्रावल, चंद्रावल में जो यानी चंद्रावल यानी पीछे का भाग है। चंद्रावल में राणा पुंजा, मेरपुर के राणा पुंजा थे, जगन्नाथ थे, जैसा चारण थे, कृष्णदास चुंडावत थे, पुरोहित गोपीनाथ थे और मेहता रतन चंद थे। ये सारे जो है पीछे, इनके साथ में कई सैनिक की टुकड़ियां थी। ठीक है, यहाँ पे दाएं पार्श्व में राम सिंह, ग्वालियर के राम सिंह और इनके 3 पुत्र सानीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। इसके अलावा भामासा, ताराचंद और अनूप सिंह, ये भी इस मोर्चे को संभाले हुए थे। यहां पे देखोगे वाम पार्श्व में तो जाला मन्ना, मान सिंह सोनग्रा, जाला बीदा, ये इस क्षेत्र को संभाले। बीच में महाराणा प्रताप थी। सबसे अग्रिम पंक्ति जो थी आगे की, उसका नेतृत्व कर रहे थे हाकिम का सूरी, रावत सांगा, किशन दास, भीम सिंह, रामदास राठौड़। ठीक है, ये हरावल का नेतृत्व करने वाले। हरावल के अंदर ये थे। कैसे भी पूछ ले तो आप सही करके आओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसकी पीडीएफ में दूंगा, चिंता मत करो। ले लिया। अब देखो मान सिंह की सेना की स्थिति, भाई महाराणा प्रताप की देखी, मान सिंह की भी देखो। तो मान सिंह के जो मध्य भाग था उसमें तो देखो सबसे पहले यहां पे ये मध्य भाग में देखो मान सिंह तो था ही, सिहाबुद्दीन था, अली मुराद उज्बेक था, ख्वाजा मोहम्मद रबी बदख्शी। इतने याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मान सिंह को याद जरूर रखना। हरावल वाला भाग देखोगे तो सैयद हासिद बरहा, यहाँ पे ये आपको दिख नहीं रहा है, इसका यहाँ पे नाम है सैयद हासिम बरहा, ये था। आसफ खां था और जगन्नाथ कछवा। ठीक है, यहां लिखा है जगन्नाथ, नहीं दिख रहा है इसलिए लिख दो जगन्नाथ कछवा, ये थे इनके हरावल में। चंद्रावल देखोगे तो मेहतर खां, इसी ने स्थिति पलटी थी बाद में। ठीक है, और माधो सिंह कछवा ये रिजर्व सेना थी, आरक्षित। मुगल जो है रिजर्व सेना रखते थे, रिजर्व सेना इसके अधीन थी। ठीक है, और यहाँ पे दाएं पार्श्व में सैयद अहमद खां था और वाम पार्श्व में गाजी खां बदख्शी और लूणकरण। अब ये इतने याद नहीं होना तो कोई बात नहीं, मान सिंह वाली सेना की स्थिति याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, महाराणा प्रताप वाली अच्छे से देखना। ठीक है, अब होता है भैया युद्ध। अब देखो युद्ध में क्या हुआ। युद्ध में पहले तो है देखो लड़े हैं आपस में, सैनिक लड़े हैं खूब धमाके से। उसके बाद में हाथियों को उतारा गया, हाथी में भी गजमुक्ता और लूणा, राम प्रसाद वगैरह सब। तो हाथियों की भी लड़ाई हुई है, जिसमें बहुत जो है मुश्किल से राम प्रसाद को इन्होंने काबू में किया है और फिर राम प्रसाद को कैद करके ये लेके भी गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हाथियों का युद्ध भी कहलाया। उसके बाद में जो है इनकी लड़ाई होती है। एक समय तो राजपूतों का प्रहार इतना तगड़ा हुआ था कि ये बिल्कुल ही बौखला गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बाद में स्थिति पलटती है। उसके दरमियान देखो बीच में क्या होता है, बीच में ये होता है कि महाराणा प्रताप का जो चेतक था ना घोड़ा, बहुत चपल, बिजली की गति से दौड़ता था। चेतक जो है मतलब उसके आगे जो है नकली हाथी की सूंड लगाई जाती थी, तो दूर से देखने पे ऐसे लगता कि ये हाथी है। डील डॉल भी इतना था, हाथी से थोड़ा ही छोटा था वो, दूर से देखने पे लगता हाथी है। विपक्षी सेना ये सोचती यहां तक आने में समय लगेगा, हाथी है धीरे धीरे आता,
लेकिन वो बिजली की रफ्तार से आता था, तो ये विपक्षी सेना को चकमा देने का काम भी करता था। विपक्षी सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप का चेतक जो है मान सिंह की तरफ बढ़ता है और मान सिंह के हाथी के हौदे पे उसने सीधे मतलब पैर रख के महाराणा प्रताप पूरे जोर से जो है भाला फेंकते हैं, लेकिन मान सिंह उस समय थोड़ा चौकन्ना था, वो हाथी के हौदे में छुप जाता है, इनका महावत मारा जाता है और मान सिंह वहां बच जाता है। जब घोड़ा वापस, देखो यहाँ पे हाथी के ऊपर पैर रखे हुए हैं, जब घोड़ा वापस जो है अपने पैर पीछे ले रहा था तो हाथी के भी पूंछ पे और आगे और जहरीली चक्कू और ऐसे लटकाए जाते थे, तब इसका पैर जो है उस जहरीले जो खंजर से कट जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप को यह एहसास तक नहीं होने देता है कि उसका पैर कट गया है। इसी दरमियान जो है महाराणा प्रताप घायल भी हो जाते हैं बीच में और मूर्छित अवस्था में जाने ही वाले होते हैं। तब इनके राजकीय चिन्ह जो है अपने झाला अज्जा कह दो चाहे झाला मान भी कहा गया है, उन्होंने धारण किए और उसके बाद में इनको जो है वहां पे सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। चेतक जो है खुद इनको लेकर चला जाता है सेना को चीरते हुए, खुद भी घायल था। आगे जो है 27 फीट का एक नाला होता है, उस नाले को पूरे जोर लगा के वो पार करता है विपक्षी शत्रुओं से, सेना से जो है रक्षा करते हुए, और उसके बाद में वहां पे वो दम तोड़ देता है। चलो मैं लिखवाता हूं आपको एक बार, ये स्क्रीनशॉट तो आपको मिल ही जाएगा। कुछ और चीजें फैक्ट के साथ में अपन चलते हैं। चलिए आप देखो, जो महाराणा प्रताप के सैनिकों का केंद्र था वो गोगुंदा था, मानसिंह के सैनिकों का केंद्र मांडलगढ़ था, भीलवाड़ा के अंदर। प्रताप के युद्ध से पूर्व अंतिम जो गांव जहां तक स्थिति पहुंची थी वो लौसिंग गांव था, और मानसिंह के युद्ध से पूर्व अंतिम पड़ाव जो था वो मोलेला के अंदर था। ये फैक्ट है जो आपको सीधे डायरेक्ट याद करने हैं। और हल्दीघाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी किन किन ने भाग लिया है, तो देखो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे वो राम प्रसाद, लूना, खांडेराव और चक्रवाक। अकबर की तरफ से जो हाथी थे वो गजराज, गजमुक्त, रणमदार और हवाई और मर्दाना। ठीक है, ये अकबर यानी मुगलों की तरफ से लड़े थे और ये जो है आपके वो महाराणा प्रताप की तरफ से। अब युद्ध के बाद इनके जो है सैनिक घायल भी हो गए। इनमें देखो एक समय ऐसा भी है जब महाराणा प्रताप को चेतक जो है घायल अवस्था में बाहर लेकर जा रहा था, तब 2 मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। तब शक्ति सिंह का जो है सोया हुआ अरमान जाग गया, सोया हुआ देश प्रेम जाग गया। इन्होंने दोनों उन सैनिकों को मार के अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया था। ये भी बीच में ध्यान रखना। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज जिस गांव में करवाया वो कोलियारी गांव में करवाया गया है। चेतक की मृत्यु पर शक्ति सिंह द्वारा प्रताप को घोड़ा देने का उल्लेख अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में मिलता है। कैसे दिया वो बता दिया, कहां मिलता है वो भी ध्यान रखना। प्रताप के राज चिन्ह धारण कर लड़ने वाला, अच्छा मैंने झाला अज्जा कह दिया, शायद झाला अज्जा खानवा के युद्ध में था, यहाँ पे झाला बीदा है। ठीक है, झाला बीदा जिसे बीएल पनगड़िया ने झाला मान भी कहा है, तो झाला मान या झाला बीदा एक ही बात है। ठीक है, अज्जा सांगा के युद्ध में था, वहां पे मेरे से शायद बोलने में गलती हुई है। हल्दीघाटी के बाद अकबर ने शाहबाज खां को, देखो हल्दीघाटी का युद्ध हो गया, अनिर्णायक युद्ध रहा है। कई इतिहासकार कहते हैं कि अकबर की विजय हुई, कई कहते हैं कि महाराणा प्रताप की। यदि देखा जाए तो अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अधीन लाना, तो अकबर की तो विजय हुई नहीं है, क्योंकि न तो महाराणा प्रताप को अधीन ला सका न यहां इनको जीत सका। और मतलब महाराणा प्रताप का जो उद्देश्य था वो स्वतंत्र रहना था, अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। तो एक तरीके से महाराणा प्रताप इसमें विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने जो अधीनता स्वीकार नहीं करने के लिए युद्ध किया था तो उन्होंने अधीनता स्वीकार की नहीं थी। तो एक तरीके से विजय किसकी हुई, महाराणा प्रताप की। यहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद शाहबाज खां को 3 बार कुंभलगढ़ दुर्ग पे अधिकार के लिए भेजा, जिसमें से सिर्फ एक बार वो उस पर विजय प्राप्त कर सका। वो 1578 के अंदर विजय प्राप्त कर सका। 1577, 78 और 79 3 बार भेजा है, जिसमें से 1578 में एक बार ही विजय प्राप्त हुई। 1580 में शेरपुर गांव में अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना दिया था। अब्दुल रहीम खान खाना भी अभियान पे आया था मेवाड़ को अधीन लाने के। अमर सिंह जी क्या करियो कि पूरे अब्दुल रहीम खान खाना रे परिवार नहीं बंदी बना दियो। तो महाराणा प्रताप ने डांटा भी था कि नहीं, अपनी लड़ाई इनसे है, इनके सैनिकों से है, परिवार से नहीं है। आपने ये गलत किया है, आप इन्हें ससम्मान वापस छोड़ के आएंगे। तब अमर सिंह जी वापस जो है परिवार को ससम्मान छोड़ के आए। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत प्रभावित हुआ इस चीज से कि वास्तव में ये राजा है, ये वास्तव में राजा के लायक है कि इन्होंने कितनी मतलब वास्तव में बड़ा दिल रखा है। जबकि हम ये होते या मुगल होते यहाँ के तो वो ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाते। वास्तव में सही मायने में महाराणा प्रताप महाराणा क्यों थे, उसके पीछे ये कारण था। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इस युद्ध के बाद प्रताप ने फिर वापस विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। ठीक है, प्रताप के गौरव का प्रतीक इसे माना जाता है। इसमें अकबर का चाचा शेरिमा सुल्तान
और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। अमर सिंह इतना खतरनाक प्रहार करते हैं शेरिमा सुल्तान पे भाले से कि शेरिमा सुल्तान उसके घोड़ा और उसको चीरते हुए जो है मूर्ति बना देते हैं, बूत बना देते पूरे। ये उसको देख के पूरी सेना जो है भाग जाती है कि भाई वो तो खतरनाक आदमी है। तो ये जो इनका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अकबर का अंतिम अभियान जो था अधीनता के लिए जिसको भेजा था, वो जगन्नाथ कछवा को भेजा था 1584 के अंदर। जगन्नाथ कछवा इसी अभियान पे जो है मर गया था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हल्दीघाटी युद्ध को अपन व्यवस्थित तरीके से, ये क्लास पूरी हो गई। हल्दीघाटी को और डिटेल में यदि पढ़ना चाहे तो अपन को 2 दिन लगते हैं, 2 दिन, क्योंकि ये बहुत मजे लेने वाली क्लास है। लेकिन मैंने आपके समय को भी ध्यान में रखा है, मैंने आपके लेवल को भी ध्यान में रखा है, और मैंने ये भी ध्यान में रखा है कि आपके पास में पर्याप्त तरीके से, बेस्ट तरीके से नोट्स भी उपलब्ध हो जाए। इसलिए ये जो है अपने, फिर भी देखो आज की क्लास लंबी हुई है, 45 मिनट से अधिक की हुई है, लेकिन हकीकत बात है कि इसे लाइव पढ़ा जाए या और बातों में उलझा के पढ़ा जाए तो ये कम से भी कम 2 घंटे की क्लास है। आप नोट्स बनाओगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, अभ्यास कर लेना वापस साथ में। आज की क्लास यहीं पूरी हुई, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कल मिलेंगे। नियमित रहना और व्यवस्थित तरीके से पढ़ते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।